हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम अकाउंट एंड फाइनेंस और बैंकिंग का मॉड्यूल ए कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरा पार्ट 1 AFB देख सकते हैं। इसके आगे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मॉड्यूल बी, यूनिट 6, डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, परिभाषा, क्षेत्र तथा लेखांकन मानक। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन को अक्सर व्यापार की भाषा के रूप में जाना जाता है। बुक कीपिंग अर्थात बही खाते एंड अकाउंटिंग नॉट वन द सेम, अर्थात बुक कीपिंग अर्थात बही खाते बनाना और अकाउंटिंग ये दोनों एक ही नहीं है। सेम बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जबकि बही खाते अर्थात बुक कीपिंग का मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अर्थात उनका रिकॉर्ड रखना। अकाउंटेंसी मीन्स compilation of accounts in such a way that one is in a position to know the state of affairs of the business। जबकि अकाउंटेंसी का अर्थ है खातों का इस तरह से संकलित करना कि कोई व्यक्ति व्यवसाय के मामलों की स्थिति जान सके। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड इट्स एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ अकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। इसकी एक परिभाषा तो ये हुई कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की भाषा है। दूसरी परिभाषा इसकी क्या कहती है? इसकी दूसरी परिभाषा के अनुसार बिजनेस ऑपरेशंस के जो रिजल्ट है उनको और इसके अन्य पहलुओं को कम्युनिकेट अर्थात संचालन करना, अर्थात बिजनेस ऑपरेशंस के परिणाम और इसके अन्य पहलुओं का संचालन, ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करने और संक्षेप में दर्ज करने और पैसे के लेन देन और घटनाओं के संदर्भ में एक कला है जो कम से कम वित्तीय चरित्र के हिस्से में और उसके परिणामों की व्याख्या करती है। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बुक कीपिंग, बही खाते की परिभाषा और कार्यक्षेत्र। बुक कीपिंग इज merely recording the business transaction in books and ledgers। बुक कीपिंग अर्थात बही खाते में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि एक बुक हो सकती है या एक लेजर हो सकता है। अर्थात बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना किसी बुक में या लेजर में, ये आपका बुक कीपिंग कहलाता है। अकाउंटेंसी इज वाइड कंसेप्ट, कंपाइलेशन of accounts in such a way that one is in a position to understand state of affairs of business। अकाउंटेंसी क्या है? एक व्यापक अवधारणा है, एक वाइड कंसेप्ट है, जिसके अनुसार खातों का इस तरह से संकलन करना कि कोई व्यवसाय के मामलों की स्थिति आसानी से समझ सके। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ST डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड FIs एंड सो ऑन। वित्तीय विवरणों के जो उपयोग करता है, अर्थात वित्तीय विवरण किस किस के काम आते हैं? आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम आते हैं, ST डिपार्टमेंट के, शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के, बैंक और FIs, और इन सभी के काम ये वित्तीय स्टेटमेंट आते हैं। इट इज in the interest of all that financial statements reflect true and fair view of state of affairs of a business entity। It is in the interest of, अर्थात ये सभी के इंटरेस्ट या हित में है, ये सभी के हित में है कि वित्तीय विवरण
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रतिज्ञान की स्थिति के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स में क्या है? सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल कैरेक्टर। धन और वित्तीय चरित्र के संदर्भ में व्यावसायिक लेन देन का व्यवस्थित वर्गीकरण। समराइजिंग ट्रायल बैलेंस को समराइज करना। इंटरप्रिटेटिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और वित्तीय लेन देन की व्याख्या करना। ये सभी आपकी अकाउंटेंसी में शामिल किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वित्तीय विवरण में क्या क्या है आपके? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग विनिर्माण का लेखांकन, ट्रेडिंग अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, फंड्स फ्लो, चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन, निधि प्रवाह वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्पज ऑफ अकाउंटेंसी लेखांकन के उद्देश्य, और लेखांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, परिणामों के निर्धारण हेतु। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण हेतु। टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, तर्कसंगत निर्णय करने में सुविधा हेतु। टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड यूजफुल इन मैनी रिस्पेक्ट्स, कानूनी अपेक्षाएं पूरी करने हेतु। इन सब के लिए आपका अकाउंटेंसी का उपयोग किया जाता है। ये सभी अकाउंटेंसी के पर्पज हैं। इन सभी पर्पज के लिए आपका अकाउंटेंसी यूज किया जाता है। आपके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अर्थात व्यवस्थित रिकॉर्ड में आपका क्या है? किसी भी उद्यम में होने वाली, किसी भी व्यवसाय में होने वाली सभी व्यावसायिक लेन देनों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेखांकन से खाते की पुस्तकों में सभी व्यावसायिक लेनदेनों को तुरंत रिकॉर्ड करके और इस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। लेखांकन में सभी आस्तियों असेट्स और सभी देयताओं लायबिलिटीज का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। टू असर्टेन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन में क्या है? परिणामों के निर्धारण में आपका क्या है? लेखांकन से परिणाम अर्थात किसी अवधि विशेष में व्यवसाय से लाभ हुआ या हानि के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक इकाई या तो व्यापारिक और लाभ हानि खाता या आय और व्यय खाता तैयार करती है, जो कि इसी अवधि में वे राजस्व एवं व्यय की मदों के साथ मिलान करके व्यवसाय में हुए लाभ या हानि को दर्शाता है। असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन में आपका क्या है? लाभ के अलावा एक व्यवसायी को अपने वित्तीय स्थिति अर्थात नकदी की उपलब्धता, आस्ती और देयताओं की स्थिति आदि का भी पता होना चाहिए। इससे व्यवसायी को अपनी वित्तीय मजबूती को जानने में भी सहायता मिलती है। वित्तीय विवरण किसी व्यावसायिक इकाई के स्वास्थ्य के बैरोमीटर के रूप में भी काम करता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी व्यक्ति की नब्ज के द्वारा उसके स्वास्थ्य को अनुभव कर सकता है, इसी प्रकार से किसी व्यवसाय के तुलन पत्र को देखकर अर्थात बैलेंस शीट को देखकर इस वित्तीय स्थिति अर्थात इसकी वित्तीय स्थिति का पता चल जाता है। इससे आस्तियों तथा देयताओं अर्थात देनदारों से प्राप्त और लेनदारों को दे राशियों का पता करने में भी सहायता मिलती है। रेशनल डिसीजन मेकिंग में क्या है आपका? लेखा रिकॉर्ड और वित्तीय विवरणों से वित्तीय सूचना प्राप्त होती है, जिससे व्यवसाय संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में किए जाने वाले तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद मिलती है। ऐसे निर्णय कौन कौन से हैं? कोई हिस्सा या उत्पाद फैक्ट्री में बनाया जाए या बाहर से खरीदा जाए। किसी उत्पाद या सेवा का तर्कसंगत विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। किसी ग्राहक विशेष को अधिकतम प्रस्तावित छूट कितनी होनी चाहिए।
इस तरह के आपके डिसीजन लेने में मदद करता है। लॉ एंड यूजफुल में आपका क्या है, कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम, पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम आदि जैसे कानूनों के तहत कंपनियां, सोसाइटियां सार्वजनिक ट्रस्टों जैसी संस्थाओं को कानून के अनुसार अपने लेन देनों के खातों का रखरखाव करना अनिवार्य है। बिक्री कर अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत भी खातों का रखरखाव आवश्यक है। ये सभी आपके अकाउंटेंसी के पर्पज हो गए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। किसी अकाउंटेंसी के बेसिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जो कि विभिन्न यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं। अब वो यूजर्स कौन कौन से हैं आपके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, बिजनेस एसोसिएट, डायरेक्टर, बैंक्स फॉर लैंडिंग पर्पस। इन सब में आपकी अकाउंटेंसी का जो रखरखाव है उसकी इंफॉर्मेशन इन सब में मदद करती है। एडवांटेज क्या है, अर्थात इसके लाभ क्या है। फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, वित्तीय डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, अर्थात वित्तीय डिसीजन लेने के लिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। टू कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल अर्थात वित्तीय स्थिति को पता करने के लिए। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अर्थात लेखांकन के प्रकार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन संक्षेप में आय विवरण और सूचित किए गए वर्ष के दौरान हुए लाभ हानि का एक विवरण है तथा तुलन पत्र में फर्म की आस्तियों एवं फर्म के विरुद्ध मौद्रिक दावों को दर्शाया जाता है। वित्तीय लेखांकन में आपका क्या होता है, जो भी आपके वित्तीय वर्ष के जो भी आपकी इनकम, जो भी लाभ और हानि हुए हैं, उन सब का क्या है, रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का संबंध लागत के सिद्धांतों, विधियों को लागू करने तथा लागतों का निर्धारण करने की तकनीकों के साथ उन्हें नियंत्रित करने और उद्यम की लाभप्रदता और दक्षता का आकलन करने से है। तथा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आपके इसके सिद्धांत, विधि इन सब को लागू किया जाता है तथा लागतों का निर्धारण करने की तकनीकों के साथ उन्हें कंट्रोल करना और किसी बिजनेस की लाभप्रदता और दक्षता का आकलन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन। प्रबंधन लेखांकन का संबंध उस प्रारूप में लेखांकन तथा नियंत्रण सूचना को तैयार करने तथा इसे प्रस्तुत करने से है। अर्थात प्रबंधन लेखांकन में अकाउंटेंसी का प्रारूप और सूचना को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसे प्रस्तुत करने से जिसमें व्यवसायिक उद्यम के दैनिक या गैर दैनिक कार्यों से जुड़े विभिन्न विषयों पर नीति बनाने के निर्णय लेने में यह सहायक हो सके। अर्थात किसी बिजनेस के डेली और जो डेली नहीं है आदि के जो कार्य हैं उसके विभिन्न विषयों पर एक नीति बनाने में, एक निर्णय लेने में सहायता हो सके। प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों द्वारा संभव है जिसमें प्रबंधकों को उन कार्यों को पूरा करने के बारे में सूचना दी जाती है जिसके लिए वे उत्तरदायी हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व लेखांकन। लेखांकन के विस्तार का नया सामाजिक दायित्व लेखांकन है। लेखांकन के जो विस्तार का जो एक नया चरण है वो कि एक सामाजिक दायित्व लेखांकन है, अर्थात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। सामाजिक अर्थात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ है वो आपके 2 दशकों या इससे मिलती जुलती अवधि में विशेष रूप से बढ़ रही सामाजिक जागरूकता के कारण हुआ है। सामाजिक दायित्व लेखांकन ने आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त व्यावसायिक निर्णयों के सामाजिक प्रभावों पर विचार करने के क्षेत्र में व्यापक किया है। विश्व भर के अनेक सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने देशों में सरकार तथा लोगों का ध्यान
बेलगाम औद्योगिक विकास के कारण वातावरण तथा इकोलॉजी को होने वाली संभावित खतरों की ओर दिला रहे हैं। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग क्या है? मानव संसाधन लेखांकन। जो आपका एचआर अकाउंटिंग है उसको उसका पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? हरमन के द्वारा किया गया। इसको एचआरए अर्थात ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के रूप में जाना जाता है। एचआरए में आपका क्या है? यह किसी संगठन के लोगों के आर्थिक मूल्यों के लेखांकन के साथ साथ लोगों में निवेश करने और इसकी प्रतिस्थापन लागत हेतु लेखांकन की प्रक्रिया है। एचआरए एक प्रबंधकीय उपकरण है जो उच्च प्रबंधन को मानवीय संसाधनों की पर्याप्तता के बारे में निर्णय लेने हेतु मूल्यवान सूचना उपलब्ध कराता है और इस प्रकार से प्रबंधकों को कार्यबल में अधिक सकारात्मक रूप से निवेश करने हेतु प्रेरणा देता है। ये आपके एचआरए अर्थात ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, मुद्रास्फीति लेखांकन। मुद्रास्फीति लेखांकन कीमत स्तर में बदलाव के कारण आस्तियों और लाभ के मूल्य में समायोजन से संबंधित है। एक प्रकार से इसका संबंध उन सीमाओं पर नियंत्रण से है जो कि किसी वित्तीय विवरण में मूल्य की पूर्व धारणा तथा नियत मौद्रिक इकाई के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मूल्यों के स्तर में परिवर्तन होने के कारण परिणामों में विकृतियों को सही करना इसका लक्ष्य है। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा की अवधारणा। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट है आपके? पहला है कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक एट कॉस्ट प्राइस। व्यापार लेन देन लागत मूल्य पर पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स आर केप्ट एट कॉस्ट ऑफ परचेज एंड नॉट एट देयर मार्केट प्राइस। अचल संपत्तियां खरीद की लागत पर रखी जाती हैं, अर्थात कौन सी साइड रखी जाती हैं? जी कॉस्ट ऑफ परचेज, ना कि उनके बाजार मूल्य पर। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। प्रत्येक लेन देन को वर्तमान मूल्य के साथ लिखा जाता है, ना कि उनके फ्यूचर वैल्यू अर्थात भविष्य मूल्य के साथ। अनरियलाइज्ड गेन्स आर इग्नोर्ड। जो अनरियलाइज्ड अर्थात जो असत्य लाभ है उनको इग्नोर किया जाता है अर्थात अनदेखा किया जाता है। कॉस्ट ऑफ एन असेट्स दैट हैज़ लॉन्ग बट लिमिटेड लाइफ इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एक संपत्ति की लागत जिसमें लंबे समय तक लेकिन सीमित जीवन है को मूल्यह्रास नामक एक प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थित रूप से कम किया जाता है। बट सच डेप्रिसिएशन हैज़ नो रिलेशन टू मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। लेकिन इस प्रकार के मूल्यह्रास की मार्केट वैल्यू अर्थात परिसंपत्ति के बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, धन मापन संकल्पना। एवरी ट्रांजैक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वाइज प्रोडक्शन सेल्स वेज एटसेट्रा आर कन्वर्टेड टू मनी। प्रत्येक लेन देन को पैसे के संदर्भ में माना जाता है अर्थात मनी के संबंध में मापा जाता है। बिक्री, मजदूरी आदि सभी पैसे में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। मुद्रास्फीति या अपस्फीति किसी भी संपत्ति के मूल्य में शामिल नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट सेपरेट्स द एंटिटी ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? यह अवधारणा व्यवसाय लेन देन से प्रोप्राइटर की इकाई को अलग करती है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर is liability for business because business is different from owner and any money withdrawn by proprietor is drawings। मालिक द्वारा योगदान की गई पूंजी व्यापार के लिए एक लायबिलिटी है अर्थात
देयता है, क्योंकि व्यापार मालिक से भिन्न है तथा कोई भी मनी जो प्रोपराइटर द्वारा विड्रॉल की जाती है वो उसकी ड्राइंग है। प्रॉफिट इज लायबिलिटी एंड लॉस इज एन असेट। लाभ एक दायित्व है और हानि एक परिसंपत्ति। लाभ एक लायबिलिटी कैसे हो गया? जैसे बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो उस मालिक को देना है, तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई, और जो लॉस जो किया है वो उसका असेट हो गया। ऑल एंट्रीज आर केप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम ऑनर। सभी प्रविष्टियों को व्यवसाय के दृष्टिकोण से रखा जाता है, ना कि मालिक के दृष्टिकोण से। ऑल एंटरप्राइजेज इज इकोनॉमिक यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर। एन एंटरप्राइज इज इकोनॉमिक यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर। एक एंटरप्राइज अर्थात एक उद्यम मालिक से अलग आर्थिक इकाई है। रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट टेल्स अस व्हेन revenue is treated as realized or earned. It is treated as realized on the date when property in goods passes to buyer and he becomes legally liable to pay. यह अवधारणा हमें बताती है कि जब राजस्व का एहसास या अर्जित जब राजस्व को रियलाइज्ड या अर्न अर्थात अर्जित किया जाता है, यह उस तारीख से रियलाइज्ड किया जाता है जब माल की संपत्ति खरीदार के पास जाती है और वह भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हो जाता है। अर्थात रियलाइजेशन क्या है? कोई अगर बायर है तो प्रॉपर्टी बायर के पास जा रही है तो उसका कानूनी तरीके से भुगतान उसको करना है। यही इसका रियलाइजेशन कंसेप्ट है। न्यू फ्यूचर इनकम इज कंसीडर्ड। भविष्य की कोई आय कंसीडर नहीं की जाती है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल विल बी इंक्लूडेड इन सेल्स बट ऑन कॉस्ट ओनली। अनुमोदन पर बेची गई वस्तुओं को बिक्री में शामिल किया जाएगा, लेकिन केवल लागत पर। जो गुड्स सेल किया गया है, अप्रूवल पे सेल किया है, उस सेल में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन किस पे? लागत पे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। चिंता का विषय क्या है? बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। बिजनेस क्या है? एक गोइंग कंसर्न है और ट्रांजेक्शन सारे तदनुसार दर्ज किए जाते हैं। इफ एन एक्सपेंस इज इनकर्ड एंड यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर देन इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, अदरवाइज इट इज रिकॉर्डेड एज एन। यदि कोई व्यय या खर्च किया जाता है और वर्ष के दौरान उपभोग किया जाता है अर्थात कंज्यूम किया जाता है, तो इसे एक व्यय के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाएगा? इसको व्यय के रूप में माना जाता है, अन्यथा यह एक परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है, या फिर इसको किसके रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? असेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर एनी फ्यूचर लायबिलिटी। जो रिजर्व्स हैं हमारे, जो आरक्षित हैं, और जो प्रोविजंस हैं अर्थात जो प्रावधान हैं, उनको फ्यूचर लायबिलिटी के रूप में क्रिएट किया जाता है, अर्थात भविष्य के दायित्व के रूप में दर्ज किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। जो डिफर्ड रेवेन्यू अर्थात वाइल लॉस इज शोन अंडर एसेट साइड। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। दोहरी पहलू अवधारणा। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट। हर लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है, अर्थात जो भी लेन देन किया जाता है उसकी एक क्रेडिट एंट्री बनती है और एक डेबिट एंट्री बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग की जो एक मेन इक्वेशन क्या है? एसेट्स अर्थात जो हमारी संपत्तियाँ हैं वो आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी को जोड़ के जो आता है वो आपका एसेट्स होता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। लेखा अवधि की अवधारणा। बिजनेस विल रन थ्रू लॉन्ग पीरियड, हैंस अकाउंट्स ऑफ ईच पीरियड आर
रिकॉर्डेड। व्यापार लंबी अवधि के माध्यम से चलेगा, इसलिए प्रत्येक अवधि के खाते दर्ज किए जाते हैं। Results of operations can be known precisely only after business ceases to operate and entire assets are sold and entire liabilities paid। संचालन के जो परिणाम हैं उनको व्यवसाय के समाप्त होने के बाद भी जाना जा सकता है। उसके लिए संपूर्ण संपत्तियां सोल्ड की जाती हैं और सभी लायबिलिटियां पेड की जाती हैं, सभी देनदारियों का भुगतान किया जाता है। बट वन इज इंटरेस्टेड इज नोइंग पीरियडिकली ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस से ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली। लेकिन किसी को वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक रूप से कहे जाने वाले व्यवसाय के समय समय पर परिणाम जानने में रुचि है। Hence all the expenses are income during this accounting period has to be taken into consideration irrespective of whether they are realized in cash or paid in cash। इस लेखांकन अवधि के दौरान सभी खर्चों या आय पर ध्यान दिया जाना चाहिए, भले ही उन्हें नकदी में भुगतान किया गया हो या नकदी में भुगतान करना हो, अर्थात उन्हें या तो कैश में रियलाइज्ड किया गया हो या कैश में पेड किया गया हो। अकाउंटिंग फॉर फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण के लिए लेखांकन। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल्स फैक्ट, मटेरियल्स एंड इमटेरियल फैक्ट्स इज मैटर ऑफ जजमेंट। अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर में क्या है? भविष्य भौतिक तथ्यों का प्रकटीकरण। इसमें आपके मटेरियल और इमटेरियल सबका जज किया जाता है, जजमेंट किया जाता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, आपकी आकस्मिक देयताएं। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का बाजार मूल्य। कन्वेंशन और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव, रूढ़िवाद के सिद्धांत क्या है? ऑल पॉसिबल लॉसेस टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स टू बी इग्नोर्ड। सभी संभावित नुकसानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि और अनुमानित मुनाफे को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। जो भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है उनको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए और अंदाजे से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इग्नोर करना चाहिए। जो रियलाइज्ड प्रॉफिट हो उसी को कंसिडर किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निर्माण करना चाहिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मूल्य। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है आपका? एक तो ये साइंटिफिक सिस्टम है, वैज्ञानिक प्रणाली है, और एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, और प्रत्येक ट्रांजेक्शन है उसके दो पहलू होते हैं, अर्थात इसकी दो एंट्रियाँ बनती हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। क्रक्स ऑफ अकाउंटेंसी इज टू फाइंड आउट विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड एंड विच इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड। क्रक्स ऑफ अकाउंटेंसी का पता लगाना है कि कौन दो खाते प्रभावित हैं या कौन से दो खाते अफेक्टेड हैं, तो अर्थात विच इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड, अर्थात कौन सा डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट होना है, ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जर्नल, जर्नल अर्थात पत्रिका, जो आपके लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। जर्नल में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। जर्नल जो होता है अर्थात जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जिसमें किए जाते हैं, जर्नल में प्रत्येक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात जर्नल क्या है? प्रत्येक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है। बट टू फाइंड आउट ऑफ ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग अ पर्सन, एक्सपेंसेस अकाउंट और असेट, वन हैज़ टू टर्न ओवर ऑल पेजेस ऑफ जर्नल। लेकिन यदि हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी व्यक्ति या व्यय खाते या परिसंपत्ति को प्रभावित करने वाले लेन देन को फाइंड आउट करना है, तो वन हैज़ टू बी टर्न ओवर ऑल पेज ऑफ जर्नल। तो जर्नल के सारे पेजों
को देखना चाहिए। हैंस ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर पेजेस ऑफ लेजर। इसीलिए लेन देन को जर्नल से विशेष रूप से खाता बही के लिए पोस्ट किया जाता है। तो सबसे हमारा पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में। फिर जर्नल के बाद किस में आता है? हमारा लेजर में। हैंस जर्नल कंटेन्स अ कॉलम LF। इसलिए हर जर्नल में एक कॉलम रहता है LF मतलब लेजर फोलियो, जो कि हर जर्नल में एक कॉलम होता है। कैश बुक नगद खाता। कैश बुक कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन, that is cash receipt and cash payment. All receipts are recorded on right side and all payments on left side. कैश बुक सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखती है, वो आपकी चाहे नगद प्राप्तियां हो या नगद भुगतान, इसमें सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी जो प्राप्तियां हैं अर्थात जो सभी रिसीविंग है उनको राइट साइड अर्थात दाईं तरफ लिखना है, और जो भी भुगतान हुए हैं उनको लेफ्ट साइड अर्थात बाईं तरफ लिखना है। कैश बुक इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक एक मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। रिकॉर्ड कीपिंग बेसिस। रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिक्स क्या क्या हैं आपके? रिकॉर्डिंग जर्नलाइजिंग एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल और फर्स्ट एंट्री। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसा हम पहले बता रहे थे कि जर्नल आपकी क्या है? सबसे पहली एंट्री की पुस्तिका है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल में किया जाता है। रिकॉर्डिंग जब लेन देन होता है तब जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो आपकी जर्नल में किया जाता है, जर्नल बुक में किया जाता है। क्लासीफाइंग ऑल एंट्रीज इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर पोस्टेड to ledger account to find out at a glance the total effect of all such transaction ledger book of secondary entry। वर्गीकरण कैसे किया जाता है? ऐसे सभी ट्रांजैक्शन यानी ये सभी लेन देन है, इनका कुल प्रभाव एक नज़र में पता करना है तो हमें जर्नल या सब्सिडी अर्थात सहायक पुस्तिका में सभी प्रविष्टियों को इसमें पोस्ट करना होता है, लेजर अकाउंट में पोस्ट करना होता है, क्योंकि लेजर क्या है? आपकी सेकेंडरी एंट्री की बुक है। सबसे पहले जो सब्सिडी बुक या जर्नल होता है उसमें सारे रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, अर्थात जो भी ट्रांजेक्शन है सब लिखे जाते हैं। उसके बाद उसको पोस्ट करना होता है लेजर बुक में। समराइजिंग किया जाए तो लास्ट स्टेज इज टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स विच अ व्यू ऑफ अ सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड। अंतिम चरण जो क्या है? अंतिम चरण को जब प्रिपेयर किया जाता है, अंतिम चरण में आपके लाभ या हानि का पता लगाने के लिए परीक्षण शेष अर्थात ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट अंतिम खाते को तैयार करना होता है। इट इज़ कस्टमरली टू यूज टू एन बाय वाइल पोस्टिंग लेजर। यह खाता बही पोस्ट करते समय उपयोग करने के लिए प्रथागत है। बैलेंसिंग एन अकाउंट मीन्स इक्वलाइजिंग टू साइड्स। बैलेंसिंग में क्या किया जाता है कि आपके जो भी दोनों साइड हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो आपके इक्वल होने चाहिए। इफ़ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड क्रेडिट साइड, difference is put on credit side and it is said to have debit balance vice versa। यदि डेबिट साइड है अर्थात डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक है, अर्थात ज़्यादा डेबिट हुआ है और क्रेडिट कम हुआ है, तो अंतर क्रेडिट पक्ष पर रखा जाता है और इसे डेबिट शेष और विपरीत कहा जाता है। यदि डेबिट साइड में आपका एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड से, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको क्रेडिट साइड रखा जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड से कितना डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए डिफरेंस को क्रेडिट साइड जोड़ देंगे और इसको क्या कहा जाएगा? डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, अर्थात डेबिट ज़्यादा हुआ है। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज।
प्रविष्टियों का समायोजन करना और बंद करना। फाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर द फुल पीरियड are to be taken into consideration. If expenses have been incurred but not paid during the period, liabilities for unpaid amount should be created before the accounts can be said to show the actual profit and loss. All expenses and income should properly be adjusted. दो accounting entries। व्यापार में लाभ और हानि खाते की तैयारी करते समय पूर्ण अवधि के लिए सभी खर्चों और आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि खर्च किए गए हैं लेकिन उस अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया गया है तो खातों को वास्तविक लाभ और हानि दिखाने के लिए कहा जा सकता है। इससे पहले कि अवैतनिक राशि के लिए देयताएं बनाई जानी चाहिए। सभी खर्चों और आय को लेखांकन प्रविष्टियों के माध्यम से ठीक से समायोजित किया जाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस इज prepared from the books of accounts of organization. Final accounts are the final process of accounting. Once the trial balance is prepared, the books are halfway closed. परीक्षण संतुलन अर्थात जो ट्रायल बैलेंस है संगठन के खातों की पुस्तकों से तैयार किया जाता है। अंतिम खाते लेखांकन की अंतिम प्रक्रिया है। एक बार ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद किताबें आधी बंद हो जाती हैं, अर्थात ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद आपका आधा काम खत्म हो जाता है। नाउ ऑल एडजस्टिंग एंट्रीज पास्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट हैव डुअल इफेक्ट, दैट इज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। अब अंतिम खातों को तैयार करने के समय पास की गई सभी समायोजन प्रविष्टियों पर दोहरे प्रभाव यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों हैं। अगर इसमें पूछा जाता है कि दोहरा प्रभाव का उत्पन्न होता है तो आपके ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के बाद जो एंट्रीज पास की जाती है इस टाइम पे आपका दोहरा प्रभाव होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों। Hence all adjusting entries passed after trial balance drawn will have two effects. इसलिए ट्रायल बैलेंस ड्रॉ होने के बाद पास की गई सभी एडजस्टिंग प्रविष्टियों पर दो प्रभाव होंगे। वन इज आइदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर इन बैलेंस शीट और वन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और लाभ और हानि खाते में दूसरी बैलेंस शीट में या एक ट्रेडिंग खाते में अन्य लाभ और हानि खाते में, अर्थात एक ट्रेडिंग खाते में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपकी एक साइड और दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अदर साइड। सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण देखें तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक का समायोजन या बंद करना, will be shown in the asset side of balance sheet and will be shown in credit side of trading account। जब स्टॉक का समायोजन या बंद करना हो तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको शो किया जाता है, अर्थात बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष अर्थात असेट साइड में इसको दिखाया जाएगा और ट्रेडिंग खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर will be shown in credit side of trading account, will be shown on debit side of profit and loss account। यदि फायर के द्वारा जो गुड्स का लॉस हुआ है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई देगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्च will be shown in debit side of profit and loss account, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको दिखाया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस शोन इन असेट साइड, डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके असेट साइड में दिखाया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि वे
चालू वर्ष से संबंधित नहीं है। इसका डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, इट इज फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूज ऑफ पासेस ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? यह समय के उपयोग या पारित होने के कारण संपत्ति में मूल्य में गिरावट है, तो ये आपके संपत्ति खाते में मूल्यह्रास को दर्शाता है, तो ये आपके असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजिंग द नीड to harmonize the diverse accounting policies and practices constituted an accounting standard board in the 1977। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने वर्ष 1970 में एक लेखा मानक बोर्ड का गठन करने वाली विधिक लेखा नीतियों और प्रथाओं के सामंजस्य की आवश्यकता को मान्यता दी। ASB formulate accounting standard so that काउंसिल ऑफ ICAI में मैंडेट सच स्टैंडर्ड। ASB लेखांकन मानकों को तैयार करता है ताकि ICAI ऐसे मानकों को अनिवार्य कर सके। डे बुक एंड GLB पोस्टिंग इन अ बैंक। GLB अर्थात जनरल लेजर बैलेंस। द जनरल लेजर बैलेंस इज वर्चुअली ट्रायल बैलेंस ऑफ द बैंक ऑन ए पर्टिकुलर डे। इट रिफ्लेक्ट्स द balance of all accounts while preparing balance sheet and profit and loss account of branch of bank the GLB balances are taken। सामान्य खाता बही संतुलन वस्तुतः किसी विशेष दिन पर बैंक का परीक्षण शेष होता है। यह सभी खातों की शेष राशि को दर्शाता है। बैलेंस शीट और बैंक की शाखा के लाभ और हानि खाते को तैयार करते समय जनरल लेजर बैलेंस राशि ली जाती है। जनरल लेजर बैलेंस की राशि ली जाती है। बैलेंस शीट ऑफ ऑल ब्रांचेज टुगेदर व्हेन कंसोलिडेटेड बिकम्स द बैलेंस शीट ऑफ बैंक। समेकित होने पर, समेकित अर्थात टुगेदर, समेकित होने पर सभी शाखाओं की बैलेंस शीट बैंक की बैलेंस शीट बन जाती है। अर्थात सभी शाखाओं की बैलेंस शीट को साथ में रख के बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो बैंक की बैलेंस शीट बन जाती है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स डेट कंपनीज यूज टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। GAAP are a combination of authoritative standards set by policy board and simply the commonly accepted way of recording and reporting accounting information। लेखांकन सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं का सामान्य सेट जो कंपनियां अपने वित्तीय विवरणों को संकलित करने के लिए उपयोग करती हैं। GAAP आधिकारिक मानकों, नीति बोर्डों द्वारा निर्धारित एक संयोजन है और लेखांकन जानकारी दर्ज करने और रिपोर्ट करने के सामान्य तौर पर स्वीकृत तरीके हैं। GAAP are imposed on companies so that investors have a minimum level of consistency in the financial statements they use when analyzing companies for investments purpose। GAAP cover such things as revenue recognition, balance sheet item classification। Companies are expected to follow GAAP rules when reporting their financial data via financial statements। GAAP कंपनियों पर लगाया जाता है ताकि निवेशकों को वित्तीय व्यक्तों जब निवेश प्रयोजनों के लिए कंपनियों का विश्लेषण वे उपयोग में निरंतरता का न्यूनतम स्तर है। GAAP ऐसी चीज़ों को राजस्व मान्यता, बैलेंस शीट आइटम वर्गीकरण के रूप में कवर करता है। कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय विवरणों के माध्यम से अपने वित्तीय आंकड़ों की रिपोर्टिंग करते समय GAAP नियमों का पालन करें। डेट सेड
Keep in mind that GAAP is only a set of standards. What is important that is underlying objectives are followed in true perspective. ध्यान रखें कि GAP केवल मानकों का एक समूह है। महत्वपूर्ण है कि इसमें अंतर्निहित उद्देश्यों का सही परिप्रेक्ष्य में पालन किया जाए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ महत्वपूर्ण लेखा मानक। वैसे तो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके 29 हैं, लेकिन कुछ इसमें से महत्वपूर्ण हैं आपके 1 से लेकर 6 तक। इसमें पहला है AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 में है आपका लेखा नीतियों का प्रकटीकरण। वैल्यू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का मूल्यांकन। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण। AS4 कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं। चेंजेज AS5 है चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। AS6 है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास लेखांकन। ओके फ्रेंड्स, हमने यूनिट 6 तक आपका यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट इससे आगे का हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।